हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़रूर आएगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, यानी अव्यय जो है वो अविकारी शब्द है, तो अव्यय आपका उत्तर नहीं होगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका उत्तर नहीं होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा। संज्ञा ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा को चुनिए। संज्ञा यानी नाम। संज्ञा यानी नाम किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, विचार के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लड़का, सेना, श्याम और दुख, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। दुख, सुख, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाव है। तो भाव क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। श्याम, राम, मोहन, तुलसीदास, गंगा, यमुना, यानी किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब नाम लिया जाएगा तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना। सेना कहने से समूह का बोध हो रहा है, क्योंकि सेना जो है किसी एक सैनिक से नहीं बनेगा। सेना में कई सारे सैनिक होंगे, तो सेना जो है समूह का बोध करा रहा है। भीड़ किसका बोध करा रहा है? समूह का। तो जो शब्द समूह का बोध कराए वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का। लड़का कहने से लड़का जाति का बोध हो रहा है। लड़की कहेंगे तो लड़की जाति का बोध होगा। डॉक्टर कहेंगे तो डॉक्टर जाति का बोध होगा। अध्यापक, इंजीनियर, वकील, पशु, पक्षी, मानव, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हंस पद चिन्ह है। ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर डी में जो चिन्ह है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग विवरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं। और हंस पद चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसे हम लोग त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह पहचानिए। ए, बी, सी, डी,
किस ऑप्शन में पूर्ण विराम चिन्ह है आपको बताना है। हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी में जो है ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। और बी में जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं, या फिर इसी को ही हम लोग समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ए में जो है ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम पूर्ण विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। वर्ण, पद, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जैसे श्याम एक अच्छा लड़का है। श्याम एक अच्छा लड़का है। श्याम एक अच्छा लड़का है। श्याम क्या है? शब्द है। एक क्या है? शब्द है। अच्छा ये भी शब्द है। लड़का भी क्या है? शब्द है ये भी क्या है? शब्द है। यानी ये सभी क्या है? सार्थक शब्द है। और सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। जैसे श्याम एक अच्छा लड़का है, ये सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि समूह जो हो वो आपका व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं है कि एक श्याम लड़का अच्छा है, यानी कोई व्यवस्थित समूह ना हो तो वो आपका वाक्य नहीं कहलाएगा। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वर्णों का समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है कहा जाता है। शब्द, वर्ण, वर्णमाला, वाक्यांश। वर्णों का समूह, जैसे हम लिखते हैं अक्षर। अक्षर क्या है? ये वर्णों का समूह। एक वर्ण आपका आ है, दूसरा ये है और तीसरा ये, यानी 3 वर्ण है अक्षर में। और अक्षर का निश्चित अर्थ भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अगर इसी को हम उल्टा कर दे तो ये क्या है? इसका कोई अर्थ निकल रहा नहीं। तो वर्णों का समूह तो है, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये जो है शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द तभी कहलाएगा वर्णों का समूह जब उसका कोई अर्थ होगा। निम्नलिखित में से ऋण शब्द है। कौन सा शब्द ऋण है? पंकज, विद्यालय, जलज, कमल। ऋण शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का हम सार्थक खंड ना कर सके उसे हम ऋण शब्द कहते हैं। यानी जिस शब्द को हम 2 भागों में विभाजित ना कर सके उसे ऋण कहेंगे। जैसे जल, जल को क्या हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं? अगर हम इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे तो क्या इसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी जल जो है आपका ये ऋण शब्द है। जल मीन्स पानी होता है। इसी तरह अगर हम लिख दे मग, मग का क्या हम सार्थक खंड कर सकते हैं? यानी 2 भागों में बांट सकते हैं? नहीं। यानी ये भी क्या है? आपका ऋण शब्द है। एक होता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? जिस शब्द का सार्थक खंड किया जा सके उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे विद्यालय, विद्यालय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? हाँ, दोनों शब्द जो है ये सार्थक शब्द है। इसका अर्थ निकल रहा है विद्या का आलय यानी विद्या का घर। विद्यालय, विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी घर या निवास स्थान।
तो इसका अर्थ निकल रहा है, यानी ये यौगिक शब्द होगा। योग रूढ़ भी होता है। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड कर सके और उसका अर्थ जो है कुछ और निकले। जैसे दशानन, दशानन यानी 10 आनन। 10 है आनन जिसका अर्थात रावण। ये आपके यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी आपका जो बहुव्रीहि समास होता है उसके जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कमल जो है ये रूढ़ शब्द है। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्धन श्वास। अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है किसका मेल? तो वर्णों का मेल। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको बताना है कि किस शब्द में स्वर संधि है। सज्जन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत्य धन जन। इसमें कौन सी संधि है? तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण आया है और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर वर्ण आए तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अतएव, इसका संधि विच्छेद होगा अतः धन एव। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आदि में स्वर या व्यंजन आए तो वहां पे विसर्ग संधि हो जाता है। कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अयन। राम धन अयन। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपका स्वर संधि है। कौन सी संधि? स्वर संधि। तपोगुण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तपः धन गुण। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का विलोम शब्द क्या है? तो समास का विलोम शब्द व्यास होता है और ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। नील कमल यानी कमल जो है वो नीले रंग का है। कमल की विशेषता बताई जा रही है। नील क्या है? आपका विशेषण है। कमल क्या है? विशेष है। तो जहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है।
तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार का क्या है संबंध कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह जहाँ पे आ जाए वहां पे तत्पुरुष समास होता है। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसका अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। तो ये क्या होंगे आपके बहुव्रीहि समास। और द्विगु समास में प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, त्रिभुवन, नवग्रह, नवरात्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नील कमल में विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। द्विगु समास में प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो विद्यार्थी में क्या प्रथम पद संख्यावाची है? नहीं है, तो द्विगु समास नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो क्या विद्यार्थी में कारक चिन्ह का लोप है? विद्यार्थी नहीं। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, क्या इसका कुछ और अर्थ निकल रहा है? नहीं, सॉरी, विद्यार्थी में जो है आपका कारक चिन्ह का लोप है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में जो है दोनों शब्द प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे माता पिता। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका वो बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। विद्यार्थी यानी निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। दुष्ट, गधा, तिनका, तेज। खर में होता है गधा, तिनका और तेज। कौन सा शब्द नहीं है? तो दुष्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। नीचे लिखे प्रत्येक शब्द के आगे 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको भोगी शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो भोगी का विलोम क्या हो जाएगा? योगी होगा भोगी का विलोम। योगी का विलोम पूछे तो क्या बताएंगे? भोगी। निर्लिप्त शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो निर्लिप्त, निर्लिप्त, इसमें कौन सा उपसर्ग है निर्लिप्त में? तो निर जो है आपका ये उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है? लिप्त है। तो निर्लिप्त का विलोम शब्द जो है लिप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लिप्त शब्द में निर उपसर्ग लगा के इसका विलोम शब्द बना है। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है, यानी अचल का एक अर्थ तो स्थिर है, दूसरा अर्थ क्या होगा आपको बताना है। चलायमान होगा? नहीं, अचल यानी निश्चल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियम अनुकूल ना हो। तो अनियमित के लिए होगा जो नियमानुकूल ना हो, उसे हम अनियमित कहते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने।
जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। समंदर नहीं, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि के स्थान को हम अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा। जो देने योग्य है उसे हम देय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। अनुगृहीत किस ऑप्शन में शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है, सी जो है वो बिल्कुल सही है। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।